नमस्कार साथियों। जब भी आप मार्केट में कोई गाड़ी लेने जाते हैं या जब भी मार्केट में आप कार बाई करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलता है। और जो व्हीकल्स होते हैं, जो कारें होती हैं, वो सालों साल बिल्कुल अच्छे से चलती हैं। और नॉर्मली उसमें छोटे मोटे आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलते हैं। बट ये सोचने वाली बात है कि कैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां जीरो डिफेक्ट पे काम करती हैं। तो आइए आज इस चीज़ को समझते हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है और हर जगह यूज़ किया जाता है, डिस्कस करते हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जिसे हम एपीक्यूपी भी कह देते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को जल्दी से कवर करना मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम शुरू करते हैं एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का पार्ट 1। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये समझें कि हमें इस ट्रेनिंग के लास्ट में क्या मिलने वाला है। हमारा इस ट्रेनिंग से आउटकम क्या रहेगा। तो देखिए, इस ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो इस ट्रेनिंग के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो बात होती है वह अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपीक्यूपी प्रोसेस। सेकेंड, हम जो बात करते हैं डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स विच इज यूज्ड इन एपीक्यूपी 5 फेजेस। तो ये इसके टेक अवे हैं, टेक अवे आउटकम है कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपीक्यूपी प्रोसेस समझें। डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि एपीक्यूपी के 5 फेजेस में यूज की जाती है, उसे हम इससे ट्रेनिंग के माध्यम से समझ पाएंगे। थर्ड जो हमारे इससे टेक अवे है, जो आउटकम है, वो है आइडेंटिफाई द इनपुट्स आउटपुट्स ऑफ 5 एपीक्यूपी फेजेस। एपीक्यूपी के 5 फेज होते हैं और पांचों फेज से कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं, और उन्हीं इनपुट्स और आउटपुट्स के बेस पे क्वालिटी की प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे ट्रेनिंग के लास्ट में कि एपीक्यूपी फेजेस में क्या इनपुट्स होते हैं, क्या उसके आउटपुट्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग एपीक्यूपी एज अ मैथोलॉजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एपीक्यूपी का क्या रोल है और कैसे उसको यूज किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझना चाहेंगे। आज की जो एपीक्यूपी की वीडियो है, इसमें जो हम समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ एपीक्यूपी। दैट मीन्स एपीक्यूपी की हिस्ट्री क्या है, एपीक्यूपी कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ और एपीक्यूपी को शुरुआत करने वाले या एपीक्यूपी को स्टार्ट करने वाले, इंडस्ट्री में लाने वाले कौन थे। तो हम इस हिस्ट्री के माध्यम से इस चीज को समझेंगे। साथियों, हम इसके बाद समझेंगे व्हाट इज एपीक्यूपी, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एक्चुअल में क्या चीज है। देन जो हम थर्ड चीज समझने वाले हैं वो है इम्प्लीमेंट एपीक्यूपी। हम इम्प्लीमेंट एपीक्यूपी को क्यों करते हैं या एपीक्यूपी के इम्प्लीमेंट की वजह क्या है, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथियों, चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे व्हेन टू अप्लाई एपीक्यूपी। एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग कब अप्लाई किया जाता है, कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। हाउ टू अप्लाई एपीक्यूपी, एपीक्यूपी को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एपीक्यूपी, एपीक्यूपी के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। एपीक्यूपी ऑल 5 फेजेस प्लानिंग चार्ट। एपीक्यूपी के जो 5 फेज होते हैं उनका प्लानिंग चार्ट क्या होता है, कैसे उनको डिप्लॉय किया जाता है, उस चीज के बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हाउ टू डेवलप अ प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान, हम ये भी समझेंगे कि एक प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान को कैसे डेवलप किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, हम प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना चाहेंगे कि कैसे एपीक्यूपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे उससे हम एक जीरो डिफेक्ट प्लान करते हैं या जीरो डिफेक्ट हम कंफर्म करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होने वाला प्रोडक्ट है वो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट है। एपीक्यूपी सीएफटी, हम ये समझना चाहेंगे साथियों यहाँ पे कि एपीक्यूपी सीएफटी होती क्या है, या सीएफटी जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, उस क्रॉस फंक्शनल टीम में किन किन लोगों का क्या रोल होता है। हाउ एपीक्यूपी रिलेटेड टू पीपैप, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का पीपैप के साथ जो क्या रिलेशन क्या है, कैसे ये पीपैप के साथ रिलेट होती है। हाउ आर एपीक्यूपी एनपीआई एंड डीएफएसएस रिलेटेड, हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि एपीक्यूपी एनपीआई के साथ और डीएफएसएस के साथ कैसे रिलेट करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एपीक्यूपी एनपीआई एंड डीएफएसएस रिलेशनशिप, ये हम समझना चाहेंगे साथियों यहाँ पे। एंड लास्ट हम इस पूरे वीडियो की समरी पे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने साथियों आपसे बोला है कि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है और ये वीडियो आधे घंटे में कवर करना जस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। हम यहाँ पे 1 to 6 टॉपिक्स लेके इस पे आज डिस्कस करेंगे और सेकंड वीडियो में फिर हम
7, 8, 9 उससे आगे की बात करेंगे। साथियों, हिस्ट्री ऑफ एपीक्यूपी की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ एपीक्यूपी जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहा है कि ओरिजिनली जो एपीक्यूपी है, एपीक्यूपी फोर्ड मोटर कंपनी ने पहली बार फर्स्ट क्वालिटी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग को अपनी सप्लायर हैंडबुक में 1980 में इंट्रोड्यूस किया था। फोर्ड मोटर कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है साथियों, वर्ल्ड में इसका जो टॉप की कंपनीज है इसमें फोर्ड का नाम आता है। और फोर्ड मोटर कंपनी ने 1980 में अपने सप्लायर से प्रोडक्ट क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए या एक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट को लेने के लिए एपीक्यूपी को इंट्रोड्यूस किया था। साथियों, जब हम बात करते हैं एपीक्यूपी, जब 1980 में फर्स्ट जब फोर्ड मोटर कंपनी ने पब्लिश किया, और इसके पब्लिश के बाद जब उन्होंने इसका इम्प्रूवमेंट या इसका रिजल्ट देखा तो रिजल्ट बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट थे। इनफैक्ट एपीक्यूपी के माध्यम से सप्लायर कंपनी के साथ, फोर्ड मोटर कंपनी के साथ उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा था और वो एक जीरो डिफेक्ट देने में कामयाब हो पाए थे। तो उनकी सफलता को देखते हुए साथियों, कुछ और कंपनियों में नॉर्दर्न अमेरिका ऑटोमोटिव की बड़ी कंपनियां थी जिसमें जनरल मोटर, क्राइसलर की बात करते हैं, तो उन्होंने भी इस एपीक्यूपी को समझते हुए फोर्ड मोटर कंपनी के साथ एपीक्यूपी प्रोसेस को एडवांस स्टेज में अपने यहाँ डेवलप किया और एक इसका अपडेटेड वर्जन 2008 में लेके आए। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एपीक्यूपी जो बेसिकली लाने वाली है फोर्ड मोटर कंपनी है, जिन्होंने 1980 में अपनी सप्लायर क्वालिटी बुक थी उसमें से पब्लिश किया था। और उसके बाद जब इसके काफ़ी पॉपुलर हुआ सब्जेक्ट, जब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स फोर्ड मोटर को मिले, तो जो नॉर्दर्न अमेरिका की दूसरी जाइंट्स थे, ऑटोमोटिव जाइंट्स से, इसमें हम जनरल मोटर की बात करते हैं, क्राइसलर की बात करते हैं, तो इन दोनों ने भी फोर्ड मोटर कंपनी के साथ मिलके अगेन 2008 में एक अपडेटेड वर्जन इसका लेके आए एपीक्यूपी। साथियों, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एपीक्यूपी है क्या, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एक्चुअल में है क्या चीज और इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए साथियों, एडवांस क्वालिटी प्लानिंग की अगर मैं डेफिनेशन को यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ डेफिनेशन में पढ़ूंगा नहीं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एपीक्यूपी किस तरह वर्क करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इसका एपीक्यूपी एक्चुअल में है क्या। तो एपीक्यूपी बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर्ड मेथड है, राइट। प्रोडक्ट सेटिस्फाई द कस्टमर, ये कंफर्म करता है कि ऐसा प्रोडक्ट बने जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। एंड इट प्रोवाइड सब डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स टू बी अंडरटेकन एट ईच स्टेज ऑफ ईपीक्यूपी सिस्टम। और एक डिटेल्ड रिक्वायरमेंट की बात करता है साथियों कि एपीक्यूपी के 5 फेजेस में डिटेल्ड रिक्वायरमेंट क्या होंगी, इनपुट्स क्या होने वाले हैं साथियों, आउटपुट्स क्या होने वाले हैं, और इनपुट आउटपुट के माध्यम से जो हमारा प्रोसेस है वो कैसे स्ट्रेंथन होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे तीन इस डेफिनेशन की अगर मैं पूरी पढ़ देता हूँ साथियों आपके लिए एक बार इस डेफिनेशन को। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एपीक्यूपी इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ डिफाइनिंग एंड एस्टेब्लिशिंग द स्टेप्स necessary to assure that a product satisfies the customer, right? It provides a set of detailed requirements to be undertaken at each stage in the APQP system. APQP क्या है? APQP एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जो कि प्रोडक्ट सेटिस्फाई द कस्टमर, जो कि कंफर्म करता है कि होने वाला जो प्रोडक्ट है जो एडवांस क्वालिटी प्लानिंग के माध्यम से निकले वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। और डिटेल रिक्वायरमेंट की बात करता है। तो देखिए इसमें तीन चीजों पे यहाँ पे बात की गई है एपीक्यूपी की डेफिनेशन में। स्ट्रक्चर्ड मेथड है, डेफिनेटली इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मेथड जिसमें स्टेप टू स्टेप हम काम करते हैं। इसका आउटपुट क्या है, एपीक्यूपी के माध्यम से हम ये कंफर्म करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे। और एपीक्यू पे डिटेल्ड रिक्वायरमेंट पे बात करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर फेज में हम ये देखते हैं कि एपीक्यूपी के माध्यम से हम कैसे एक रोबस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए इससे गोल क्या है, मैं इस डेफिनेशन को आपके लिए पढ़ता हूँ। द गोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद एवरीवन involved to assure that all required steps are completed on time. Effective product quality planning depends on a company top management commitment to the effort required in achieving customer satisfaction. देखिए गोल या ऑब्जेक्टिव एडवांस क्वालिटी प्लानिंग का क्या है, मैंने इस चीज को इसमें हाईलाइट किया इस डेफिनेशन में। देखिए कम्युनिकेशन विद एवरीवन, तो एपीक्यूपी का जो फर्स्ट गोल होता है दैट इज कम्युनिकेशन विद एवरीवन। इट मीन्स एवरीवन का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि एपीक्यूपी में जो पहला स्टेक होल्डर है वो कस्टमर है साथियों, जो दूसरा स्टेक होल्डर है वो आपका सप्लायर है।
राइट। तो कस्टमर और सप्लायर ये दोनों ही स्टेक होल्डर है एपीक्यूपी के। तो जब हम एपीक्यूपी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन विद एवरीवन। कम्युनिकेशन विद एवरीवन का मतलब है कि जब हम एपीक्यूपी के डिफरेंट फेजेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लानिंग की बात करते हैं तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो हर किसी के साथ, हर स्टेक होल्डर के साथ होना चाहिए। किस चीज को अश्योर करने के लिए? टू रिक्वायर्ड स्टेप्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम, जिससे कि जो एपीक्यूपी के स्टेप्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट हों। एंड एपीक्यूपी की जो सफलता है, जो एपीक्यूपी की सक्सेस रेट है, वो डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट के ऊपर। देखिए, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एपीक्यूपी की बात करते हैं, एपीक्यूपी में एपीक्यूपी डिमांड करता है टाइम की, एपीक्यूपी डिमांड करता है प्रॉपर डिसिप्लिन की, एपीक्यूपी डिमांड करता है कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे टाइम, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों के लिए अगर आपके टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं है तो ये चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं। इम्पॉसिबल इसीलिए कि आपने नीचे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया, आपने सबको बुलाया, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं वो आपके सपोज मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनसे प्रॉपर इनपुट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में आपका एपीक्यूपी जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट का मतलब ये है कि टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एपीक्यूपी की मीटिंग में बैठे, एपीक्यूपी पे डिस्कशन हो, और एपीक्यूपी के इनपुट्स और आउटपुट्स पे प्रॉपर काम हो, जिससे कि एक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट निकल के आए या जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट कंफर्म हो। अब जो अगला टॉपिक आता है साथियों, वो है व्हाई एपीक्यूपी इज इंपॉर्टेंट। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना पड़ेगा कि हम क्यों एपीक्यूपी की बात करते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने इस तरीके से समझाया है। देखिए, द बल्क ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट is committed at the early stages of development cycle, even though they are not expended until later। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि एक अच्छे अमाउंट की कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगती है, राइट। एपीक्यूपी की प्रोसेस अगर हम नहीं करते हैं तो हम हमारी जो कुछ अगर डिफेक्ट्स हैं या हमारी कुछ अगर फ्लॉ हैं, अगर वो हमारे अर्लियर स्टेज में पकड़े नहीं जाते हैं और लास्ट स्टेज में पकड़े जाते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो रिकवरी कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी रिकवरी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट की जो प्लानिंग है, जो हमारा इंटायर जो हमने एक कॉस्ट ली हुई है उस प्रोडक्ट के लिए, वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए देखिए, द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग अ डिजाइन एंड फॉल्टी डिसीजंस एट लेटर स्टेज इज एक्सपोनेंशियली ग्रेटर देन एट एन अर्लियर स्टेज। इसलिए हम बात करते हैं जो कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग होगी, अगर हमारे कुछ डिफेक्ट्स हमारे निकलते हैं या हमारे कोई और फ्लॉ निकलता है डिजाइन में, तो उससे अगर उसकी जो फिक्सिंग की कॉस्ट है, अगर वो उसे हम लास्ट स्टेज में जाके ठीक करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होगी काफी ज्यादा होगी। और वही चीज अगर हमारे अर्लियर स्टेज में हम डिटेक्ट कर लेते हैं और अर्लियर स्टेज में हम फोर्सीन करके उस पर काम कर लेते हैं, तो वो कॉस्ट हमारी काफी कम होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। कॉस्ट का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है और उसमें लास्ट स्टेज में जाके कुछ भी फ्लॉ मिलते हैं, कुछ भी डिफेक्ट मिलते हैं और उसकी रिकवरी होती है, तो वहां पे जो कॉस्ट होती है काफी ज्यादा होती है। देखिए, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग लेट टू मार्केट आर वेरी हाई। एग्जाम्पल, लोअर मार्केट शेयर, लोअर मार्जिन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। जब आप एपीक्यूपी नहीं करते हैं और आपके लास्ट स्टेज में जाके डिजाइन में फ्लॉ मिलते हैं या कुछ मैन्युफैक्चरिंग में फ्लॉ मिलते हैं, प्रोडक्ट में फ्लॉ मिलते हैं, तो उससे होगा क्या साथियों? उससे होगा क्या कि जो जो आपकी सेल्स टीम है, जो आपकी मार्केटिंग टीम है, जो प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है किसी पर्टिकुलर डेट में, वो आपके प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर डेट में लॉन्च नहीं कर पाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में दिक्कतें हैं। जब उस प्रोडक्ट को वो एक पर्टिकुलर डेट में मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी कंपनी का मार्केट शेयर है वो कम हो जाता है, आपके मार्जिन्स कम हो जाते हैं, क्योंकि सेम टाइम पीरियड में जो आपके कंपटीटर हैं वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ जाते हैं। जब वो डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं, जो कस्टमर है, कस्टमर को जो पहले सर्व करता है, कस्टमर उसकी तरह मूव करता है। ये बहुत सिंपल है। तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट पहले ऑफर करता है, जो कंपनीज एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट कस्टमर को पहले ऑफर करती है, तो जो कस्टमर है उसकी तरह मूव करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीक्यूपी प्रॉपर तरीके से हो। इसके माध्यम से, इसमें अगर हमारे एपीक्यूपी में कुछ हमारे अगर इश्यूज निकल के आते हैं, तो उन्हें अर्लियर स्टेज में ही हम फिक्स करके ठीक करें। Cross functional teams typically provide a better solution to complex dynamic product
डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स देन सिंगल इंडिविजुअल्स। सो साथियों, यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि बेटर क्वालिटी सॉल्यूशन की। यहाँ पे हम बात करते हैं जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, जब वो एक साथ बैठकर काम करती हैं तो वो एक बेटर क्वालिटी सॉल्यूशन के साथ आती हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल मैन। इसका मतलब ये है कि किसी एक आदमी, चाहे वो अपने प्रोडक्ट में कितना ही प्रोसेस में कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन उसे हर प्रोसेस की नॉलेज नहीं हो सकती है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम का रोल ही है कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उस मीटिंग में बैठते हैं, और जो भी प्रोडक्ट में इश्यूज होते हैं, प्रोडक्ट में जो भी कंप्लेन्स होती हैं, प्रोडक्ट में जो भी दिक्कतें होती हैं, उसके लिए बेटर क्वालिटी सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात की गई कि सीएफटी में आपके सप्लायर के इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सप्लायर के साथ हो सकता है कि आपके काफी सारे प्रोसेस के लिए आप अपने सप्लायर पे डिपेंड हो। तो सप्लायर को जब आप इस मीटिंग्स में कॉल करते हैं एपीक्यूपी प्रोसेस में, तो वो एक बेटर सॉल्यूशन आपको देते हैं। उस बेटर सॉल्यूशन के साथ आप अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से ठीक करते हैं, और ये जो होता है ये अर्लियर स्टेज में ही होता है, ताकि आपको जो आपकी कॉस्ट है वो लास्ट पे कैरी ना हो। आपका जो प्रोडक्ट को ठीक करना है, प्रोडक्ट के जो भी आपके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है, तो वो अर्लियर स्टेज में ही होने चाहिए। सबसे लास्ट जो मैंने इसमें कहा है, सेव टाइम एंड मनी। तो इस पूरे एपीक्यूपी प्रोसेस का जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है सेव्स टाइम एंड मनी। सेव्स टाइम, टाइम कैसे सेव होता है, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोडक्ट में, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, वो उन्हें आप अर्लियर स्टेज पे सॉल्व करते हैं, और आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में टाइम से लॉन्च होता है। तो प्रोडक्ट जब आपका मार्केट में लॉन्च होता है ड्यू कमिटेड डेट में, तो आपका जो टाइम होता है, जो नेसेसरी टाइम जो बाद में आपका वेस्ट होता है इश्यू को रिजॉल्व करने में, वो आप पहले ही कर चुके होते हैं, तो आपका टाइम बचता है, नंबर वन। नंबर टू, मनी। मनी इसलिए बचती है कि जैसे हम बात करते हैं कि जो अगर आपका इश्यूज हैं वो अगर आपके लास्ट स्टेज में निकलते हैं, तो लास्ट स्टेज में उनको रिकवर करने की जो कॉस्ट होती है काफी ज्यादा हाई होती है। इसलिए एपीक्यूपी में बेसिकली क्रॉस फंक्शनल टीम ये कंफर्म करती हैं कि प्रोडक्ट में जो भी इश्यूज हैं या प्रोसेस में कुछ इश्यूज हैं, तो वो पहले स्टेज में ही ठीक हों। साथियों, मैं यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ लेकर आया हूँ, और इस ग्राफ के माध्यम से मैं ये डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे एपीक्यूपी हमारी हेल्प करता है, एपीक्यूपी कैसे लेट फेलियर के केस में हमारा क्या होता है, अर्लियर फेलियर के केस में हमारे क्या सिनेरियो बनते हैं। देखिए साथियों, मैं एक केस लेता हूँ, केस ऑफ लेट फेलियर मोड डिस्कवरी। इसका मतलब इस केस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम एपीक्यूपी नहीं करते हैं तो हमारा क्या लॉसेस होता है। देखिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे डेफिनेशन, करेक्टराइजेशन एंड डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, लॉन्च, प्रोडक्शन। तो ये किसी भी डेवलपमेंट की डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। तो हमने एक्स एक्सिस में डेवलपमेंट की डिफरेंट साइकिल्स को डिफाइन किया है, एंड वाई एक्सिस से बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फेलियर फाउंड हमने डिनोट किया है। तो नंबर ऑफ फेलियर फाउंड, और यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ काउंटर मेजर। सो हमने नंबर ऑफ फेलियर, तो जितने नंबर ऑफ फेलियर होंगे उतने ही नंबर ऑफ काउंटर मेजर लिए जाएंगे। इसीलिए लगभग ये दोनों ही वाई एक्सिस पे काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम फेलियर को, अगर हम एपीक्यूपी नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है किसी प्रोजेक्ट की। जब हम बात करते हैं तो ये जो पिंक लाइन दिखाई गई है, ये है फेलियर मोड क्रिएशन। सो किसी भी प्रोजेक्ट में फेलियर मोड का क्रिएशन कहाँ पे होता है? फेलियर मोड का क्रिएशन होता है बेसिकली करेक्टराइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे फेलियर मोड का क्रिएशन हुआ, देखिए इस स्टेज पे, करेक्टराइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे, और उसके बाद ये फेलियर मोड जो है नीचे चले गए इस तरह से। और फेलियर मोड डिस्कवरी, तो जो फेलियर मोड की डिस्कवरी है, फेलियर मोड को देखिए, फेलियर मोड का क्रिएशन तो यहाँ से हो जाता है, लेकिन फेलियर मोड की डिस्कवरी साथ साथ नहीं होती है, क्योंकि हम एपीक्यूपी नहीं कर रहे हैं। तो डिस्कवरी कहाँ से होती है? फेलियर मोड का क्रिएशन यहाँ से हुआ, फेलियर मोड की डिस्कवरी इस स्टेज से फेलियर मोड की डिस्कवरी होनी शुरू होती है। तो फेलियर मोड की डिस्कवरी जाके जब हाईएस्ट जो फेलियर मोड्स हमें मिल सकते हैं वो लॉन्च स्टेज में मिलते हैं। लॉन्च स्टेज का मतलब है कि जब प्रोडक्ट आपका मार्केट में हम लॉन्च करने वाले हैं, तो लॉन्च स्टेज जो है वो मास प्रोडक्शन से जस्ट पहले की स्टेज होती है, जिसमें हम एक अच्छी खासी क्वांटिटी को ले निकालते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें देखना चाहते हैं कि इस क्वांटिटी में कोई फ्लॉ या कोई इश्यू तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फेलियर मोड डिस्कवरी, इसका मतलब है कि फेलियर मोड सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, लॉन्च स्टेज में मिल रहे हैं, और इसके बाद हम चूंकि उस पर एक्शन लेते हैं तो फेलियर मोड हमारे फिर डाउन, डाउन और डाउन नीचे जाते हैं।
अब इस पिंक लाइन और ब्लू लाइन, इनका जो रिजल्टेंट है वो निकलता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो ये जो ऑरेंज लाइनें आती हैं कॉस्ट की लाइन है, और इस कॉस्ट की लाइन पे आप देखेंगे कि कॉस्ट हमारी धीरे धीरे, क्योंकि हमारे फेलियर मोड की डिस्कवरी लेटर स्टेज पे हुई है, तो हमारी कॉस्ट यहाँ से बढ़नी शुरू होती है, और ये कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कॉस्ट हमारी इस तरह से आगे मूव करती है। तो बेसिकली कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट है? ये कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग काउंटर मेजर। क्योंकि हमें जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनके डेफिनेटली हमें काउंटर मेजर लेने पड़ेंगे, और काउंटर मेजर लेते हैं तो काउंटर मेजर की एक कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं कि काउंटर मेजर बिना कॉस्ट के हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट का मतलब क्या है? काउंटर मेजर में कि हो सकता है कि आपके मोड्स में कुछ इश्यू हो सकता है आपके डिजाइन में कुछ इश्यू हो, तो उस सबको ठीक करने के लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट आती है, और ये जो ऑरेंज लाइन है इस कॉस्ट को ही दिखाती है। देखिए यहाँ पे कॉस्ट हमारी बढ़ रही है और कॉस्ट हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन स्टेज में कॉस्ट हमारी हाईएस्ट यहाँ पे हमें दिखती है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीजें आती हैं, ये देखिए प्रोजेक्ट की जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, जिसमें हम क्रेडिटाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, और लॉन्च की जो स्टेज है, इसके बीच में काफी ज्यादा टाइम है, टू मच टाइम। यहाँ पे हमें काफी ज्यादा टाइम मिलता है। फेलियर मोड की डिस्कवरी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, फेलियर मोड क्रिएट होते हैं। फेलियर मोड का जो हाईएस्ट है क्रिएशन का, हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं अलोंग टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पहले की हम लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, और फेलियर मोड डिस्कवरी जो हमारा हाईएस्ट है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू मच एक्स्ट्रा फेलियर, इसका मतलब ये कि फेलियर मोड क्रिएशन यहाँ से शुरू हुए, फेलियर मोड की डिस्कवरी यहाँ पे हुई। तो ये जो है ये जो इनका डिफरेंस है, बेसिकली इस लाइन का जो डिफरेंस हमें दिख रहा है दोनों लाइनों का, ये टू मच एक्स्ट्रा फेलियर को दिखाता है। अगर हम फेलियर मोड की डिस्कवरी शायद यहाँ पे कर लेते तो ये हमारे जो एक्स्ट्रा फेलियर्स हैं ये हमारे रुक जाते। दोबारा मैं एक बार दोबारा इस चीज को अच्छे से समझाना चाहूंगा आपको। देखिए ये हमारा फेलियर मोड क्रिएशन का हाईएस्ट है, ये हमारा पीक यहाँ पे गया। उसके बाद हम बात करते हैं फेलियर मोड डिस्कवरी की, जिसका हाईएस्ट पीक हमारा इस पोजीशन पे है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टू मच एक्स्ट्रा फेलियर को दिखाता है। अगर हमारी जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन अगर हमारी इस पिंक लाइन के साथ साथ होती तो जो हमारे ये एक्स्ट्रा फेलियर्स हैं, इसका मतलब ये जो डिफरेंस हमारा ये हमारा कम होता। ये केस ऑफ लेट फेलियर का है, लेट फेलियर मोड डिस्कवरी का है, कि फेलियर आपने कैप्चर तो किए हैं, फेलियर की डिस्कवरी हुई तो है, लेकिन वो काफी लेट स्टेज में हुई है, जिसमें देखिए टू मच टाइम जो है ये टाइम हमें यहाँ पे मिलता है करेक्टराइजेशन एंड डेवलपमेंट और लॉन्च। तो यहाँ पे एपीक्यूपी नहीं हुआ है, एपीक्यूपी नहीं होने की वजह से ये जो टाइम है, ये हमारा जो बोनस टाइम है, ये बोनस टाइम हमारा खत्म हो जाता है, इस टाइम का हमने कुछ यूज नहीं किया। एपीक्यूपी नहीं होने की वजह से फेलियर मोड हमारी डिस्कवरी होती है, लेकिन वो फेलियर मोड हमारी डिस्कवरी हाईएस्ट कहाँ पे होती है? वो हमारी लॉन्च स्टेज में होती है। इसका मतलब ये है कि लॉन्च स्टेज में हमें सबसे ज्यादा फेलियर्स मिलते हैं। अब चूंकि लॉन्च स्टेज में सबसे ज्यादा फेलियर मिल रहे हैं, और इसकी वजह से हमें उन फेलियर्स को ठीक करने के लिए काउंटर मेजर लेने पड़ते हैं, एक कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका मतलब पिंक लाइन और ब्लू लाइन का जो रिजल्टेंट है वो कॉस्ट के फॉर्म में है, और इस तरह से हमारी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन स्टेज में हाईएस्ट हो जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है कि हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, उसका एक मास प्रोडक्शन ले रहे हैं, और उस मास प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ गई है कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो वायबल ही नहीं रहा। वायबल का मतलब है कि आपने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट की ट्रबल शूटिंग में लगा दी है, क्योंकि आपने यहाँ पे एपीक्यूपी नहीं किया है। अब देखिए दूसरा केस हम समझेंगे जिसमें हमने एपीक्यूपी किया है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की है, और उस समय क्या बेनिफिट मिलते हैं वो आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए साथियों, ये दूसरा केस है जहाँ पे हमने एपीक्यूपी को इम्प्लीमेंट किया है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के पांचों फेजेस को इम्प्लीमेंट किया है। और उस इम्प्लीमेंटेशन में ये देखिए, ये जो हमारी लाइन थी जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारी पिंक लाइन है जहाँ पे हम फेलियर मोड क्रिएशन की बात कर रहे थे, और ये फेलियर मोड डिस्कवरी की है। ये जो लाइन है देखिए, दोनों से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो ये जो लाइन है ये दोनों आसपास हैं, जबकि पीछे वाले केस में जब हम एपीक्यूपी नहीं करते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस था। यहाँ पे देखिए ये टाइम हमारा कम हो गया है, और जो फेलियर मोड डिस्कवरी है वो हमारी लगभग ऑलमोस्ट पैरेलल ही हो गई है। अब चूंकि हमारी फेलियर मोड डिस्कवरी फेलियर मोड क्रिएशन के साथ साथ हो गई है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो फेलियर्स होने वाले थे वो हमने एडवांस में
एडवांस में हमने फोरसीन कर लिए, एडवांस में हमने आइडेंटिफाई कर लिए विद द हेल्प ऑफ सीएफटी, और सीएफटी के सेशंस के साथ सीएफटी की हेल्प से हमने ये देख लिया कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें या क्या इश्यू होने वाले हैं, तो उस पर हमने प्राइमरी स्टेज पे काम किया है। तो इन दोनों की वजह से, क्योंकि हमें फेलियर मोड एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हुए और एडवांस स्टेज पे हमने फेलियर मोड पे काम किया है, तो जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट देखिए हमारी काफ़ी कम हो गई है। और अगर मैं बात करता हूँ लॉन्च स्टेज में, तो जो काउंटर मेजर लेने की कॉस्ट है वो हमारी पिछली स्लाइड से हम कंपेयर करते हैं तो हमारी काफ़ी कम है। मैं दोबारा लास्ट स्लाइड में आपको जाता हूँ साथियों, देखिए लास्ट स्लाइड है मेरी। यहाँ पे हमारा फेलियर मोड हमारे इस लॉन्च स्टेज में हमारे आइडेंटिफाई हुए थे सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी प्रोडक्शन स्टेज में। जबकि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग काउंटर मेजर जो है वो कम है। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एपीक्यूपी से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि नो एक्स्ट्रा फेलियर, यहाँ पे हमारे कोई एक्स्ट्रा फेलियर नहीं मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि हमने फेलियर मोड्स जो हैं वो इनिशियल स्टेज में, डेवलपमेंट स्टेज में या करेक्टराइजेशन हम सीटीक्यू डेवलप करते समय ही हमने आइडेंटिफाई कर लिए, और हमने वहीं पे उन पे एक्शन ले लिया, जिससे हमारा कोई भी या नो एक्स्ट्रा फेलियर, हमारा कोई भी, हमें कोई एक्स्ट्रा फेलियर नहीं मिला है। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि व्हेन टू अप्लाई एपीक्यूपी। तो एपीक्यूपी को अप्लाई कब करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है। तो जैसा कि नाम से पता है कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, तो इसको कब अप्लाई किया जाता है। देखिए देखिए इसको दो स्टेजेस में अप्लाई किया जाता है, या दो जगह इसकी रिक्वायरमेंट आती है एपीक्यूपी की। पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब भी हम एनपीडी में या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मस्ट है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने जा रहे हैं तो नए प्रोडक्ट में एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि हम एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी के माध्यम से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बने। सेकंड है प्रोडक्ट और प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट पोस्ट एनपीडी। तो एनपीडी के बाद यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद अगर हमारे प्रोडक्ट में या प्रोसेस में कुछ चेंज आते हैं, कुछ इंजीनियरिंग चेंज नोट है, ईसीएम के थ्रू कुछ चेंजेस आते हैं, तो उस वहां पे भी हम एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट आती है, या वहां पे भी हमें एपीक्यूपी करना चाहिए। क्योंकि अगर चेंज मैनेजमेंट को अगर हम प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते हैं या चेंज मैनेजमेंट को हम प्रॉपर तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक हमारा जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। सो इसके लिए हम जब चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम एपीक्यूपी को अप्लाई करेंगे। साथियों, अगला जो क्वेश्चन आता है, हाउ टू अप्लाई एपीक्यूपी। एपीक्यूपी को कैसे अप्लाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि एपीक्यूपी क्या होता है, एपीक्यूपी की हिस्ट्री क्या है, एपीक्यूपी को अप्लाई ना करने से क्या नुकसान है, एपीक्यूपी को टाइम से अप्लाई करने के क्या फायदे हैं, और एपीक्यूपी को कहाँ अप्लाई किया जाता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू अप्लाई एपीक्यूपी। एपीक्यूपी को अप्लाई करें तो कैसे करें, या कैसे हमें एपीक्यूपी को अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ के बताता हूँ। एपीक्यूपी जो बात करता है, एपीक्यूपी इज कंप्राइज्ड ऑफ वन प्री प्लानिंग स्टेज, ओके, एंड फाइव concurrent phases. Once began, the process never ends and is often illustrated in the plan do study cycle, यानी कि इसे हम कह देते हैं PDSA cycle. PDCSA was made by famous डॉक्टर एडवर्ड डीमिंग। एपीक्यूपी बेसिकली देखिए प्री प्लानिंग स्टेज है। किससे बना है एपीक्यूपी? प्री प्लानिंग स्टेज से बना है। 5 स्टेजेस होती हैं या 5 फेजेस होती हैं, और एपीक्यूपी जो काम करता है वो पीडीएसए मैथोलॉजी पे काम करता है, यानी कि प्लान डू स्टडी और एट मैथोलॉजी पे काम करता है। पीडीएसए जो मैथोलॉजी दी है वो किसने दी है? डॉक्टर एडवर्ड डीमिंग ने यहाँ पे वो मैथोलॉजी दी है। बिल्कुल क्लियर है, प्री प्लानिंग है, 5 फेजेस है, पीडीएसए मैथोलॉजी का यूज होता है। पीडीएसए देने वाले कौन है? डॉक्टर एडवर्ड डीमिंग है। यहाँ पे हम समझते हैं कि पीडीसीए कैसे, एपीक्यूपी में कैसे पीडीसीए काम करता है। देखिए, जब हम प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस की, जिसे हम लेसन लर्न डेटाबेस भी कहते हैं। लेसन लर्न डेटाबेस का मतलब है कि हमारे प्रीवियस जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं उनमें हमारे कुछ फेलियर्स होते हैं। हर प्रोडक्ट के फेलियर्स एक हमारे लिए लेसन लर्न का काम करते हैं। उन लेसन्स को लेके हम एक डेटा बैंक बनाते हैं, और हम ये
कंफर्म करते हैं कि जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट में फेलियर्स थे उसकी जो लर्निंग रही वो हमारी डेटा बैंक में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। पीडीसी में सबसे पहले जो पार्ट आता है प्लानिंग का पार्ट आता है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा बैंक है साथी, वो हमारा कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। पीडी इस डेटा बैंक के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट को, यानी कि हम डिजाइन कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करते हैं, डिजाइन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। सेकंड जो फेज आता है प्लान के बाद, वो आता है डू। डू बेसिकली क्या है? डू फेज में भी हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट। तो डू फेज जब आपका वंस हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया, कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर दिया, उसके बाद हम प्रोडक्ट और प्रोसेस के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ये डेटाबेस हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ से भी हम डेटाबेस से हमारी प्रीवियस जो लेसन लर्न्स हैं उनसे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो प्रोसेस में, प्रोडक्ट में कोई फेलियर ना हो। यहाँ पे रिस्क क्वालिटेटिव की बात होती है। रिस्क क्वालिटेटिव का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट या प्रोसेस रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे इस स्टेज में एलिमिनेट हो जाए। साथ ही उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी की। देखिए स्टडी में भी डेटा बेस काम करता है। यहाँ पे कंफर्मेशन और वैलिडेशन की बात होती है। कंफर्मेशन और वैलिडेशन का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को फ्रीज कर दिया और उस पर काम किया, प्रोटो बना लिए। प्रोटो के बाद आपने प्रोडक्ट और प्रोसेस को डिजाइन कर लिया, और उसके बाद स्टडी साइकिल में हम क्या कर रहे हैं? इस पे कंफर्मेशन और वैलिडेशन कर रहे हैं। देखिए कंफर्मेशन वैलिडेशन का मतलब है कि एंड यूजर के हिसाब से प्रोडक्ट का वैलिडेशन हो रहा है या डिजाइन का वैलिडेशन हो रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारा जो नॉर्म्स हैं, लेट से सेफ्टी नॉर्म्स कुछ हैं, लेट से कुछ एनवायरनमेंट नॉर्म्स हैं, और लेट से कुछ यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, तो उनको ये कंफर्म करता है नहीं करता है। तो स्टडी फेज यहाँ पे होता है। और देन स्टडी फेज के बाद साथियों आता है परफॉर्मेंस क्वांटिटिव। सो परफॉर्मेंस क्वांटिटिव क्या है? यहाँ पे एट है, तो एट पे भी यहाँ पे डेटाबेस काम करता है ये। तो यहाँ पे क्या? नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। तो नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट का मतलब यह है साथियों कि वैलिडेशन में अगर हमारे हमें फ्लॉ मिलते हैं, या वैलिडेशन में हमें कुछ कमियां मिलती हैं या ड्रॉबैक्स मिलते हैं डिजाइन में, तो हम उस पर अगेन उस पर काम करते हैं। और ये हम कंफर्म करते हैं कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए एट के बाद फिर प्लान फेज आ जाता है। यानी कि अगर हमारी कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी एंड यूजर के रिक्वायरमेंट को कंफर्म नहीं करता है, सेफ्टी नॉर्म्स को कंफर्म नहीं कर रहा है, या एनवायरनमेंट नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करता है, तो उसमें हम दोबारा से उसमें इंप्रूवमेंट करें, और दोबारा से फिर वो हमारे कॉन्सेप्ट पे हम उस पर ध्यान दें कि हमें कैसे उसके कॉन्सेप्ट स्टेज पे उस प्रोडक्ट को ठीक करना है। बेसिकली एपीक्यूपी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेवर एंडिंग का प्रोसेस का मतलब है कि जब तक हमें जीरो डिफेक्ट अचीव नहीं हो जाता तब तक हम इस एपीक्यूपी फेजेस पे काम करते रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा एंड ऑफ द डे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। मार्केट में जब प्रोडक्ट लॉन्च हो उसमें कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए। यही हमारा इस एपीक्यूपी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो साथियों ये चीज आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि किस तरह हमारा डेटाबेस, जो लेसन लर्न डेटाबेस है, वो हर स्टेजेस में, हमारे प्लान स्टेज में, डू स्टेज में, स्टडी स्टेज में और एक्ट स्टेज में किस तरह हमारी हेल्प करता है, और किस तरह हम उस डेटा बैंक से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस डेटा बैंक में इंफॉर्मेशन अपनी जमा भी करते हैं या उसमें इंफॉर्मेशन को रखते भी हैं, क्योंकि ये डेटाबेस जो है हमारे अगले प्रोजेक्ट में हमारे काम आने वाला है। साथियों इस तरह से आज हमने एपीक्यूपी को समझा। एपीक्यूपी में हमने डिफरेंट एपीक्यूपी मैं समराइज करूँ तो हम ये बोलेंगे कि एपीक्यूपी क्या होता है। हमने समझा व्हाट इज एपीक्यूपी, वेयर यूज एपीक्यूपी, व्हेन यूज एपीक्यूपी, व्हाई यूज एपीक्यूपी, और एपीक्यूपी के अल्टीमेटली क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, हमने उस पर बात की। देखिए एपीक्यूपी क्या है? अपने आप में एक बड़ी मैथोलॉजी है। इसमें डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं। तो ये एक इट इज नॉट अ सिंगल टूल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स, राइट। और 5 फेजेस की हमने बात की है। तो 5 फेजेस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। क्योंकि जो 5 फेजेस हैं ये काफी बड़े फेजेस है और हर फेज को बहुत अच्छे से समझना होता है। तो जो मेरी अगली आने वाली वीडियो होगी उससे आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एपीक्यूपी के 5 फेज क्या हैं, उन फेजेस के इनपुट्स क्या हैं, उन फेज के आउटपुट्स क्या हैं, और जब उन फेजेस में काम करते हैं तो हम कैसे क्वालिटी प्लानिंग हम इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बने।
साथियों, अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इस टॉपिक पे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आप जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि किन पॉइंट्स में हमें फर्दर डिस्कस करना है, या कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं हम उन डाउट्स को मैं आपको आंसर कर सकूं, ताकि आपके डाउट्स प्रॉपर क्लियर हों। साथियों, धन्यवाद।